नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से कल हम आपसे वायदा किए थे कि हम चुनाव की तरफ मुखातिब होंगे और चाहेंगे कि आप भी साथ साथ चलें। आइए देखा जाए हिंदुस्तान में, जिसे भारत कहते हैं, भारत में चुनाव का इतिहास क्या है। हालांकि मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता। चुनाव इंसानी फितरत के एक ज़रूरी हिस्सा है कि वो चुनाव करता है, अच्छे का और बुरे का, पुण्य का, पाप का, वगैरह वगैरह वगैरह। उससे और आगे बढ़ते जाएं तो जब आपको हुकूमत के ख्वाहिश हुई कि एक सरकार होनी चाहिए और वो कैसी होनी चाहिए, और इसकी शुरुआत वैशाली से हुई। और वैशाली ने बड़ी खूबसूरत परंपरा कायम की थी गणराज्य की। वो इतिहास है, वो पढ़िए, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। आइए नए भारत के चुनाव पद्धति पर आइए। पहले चुनाव से शुरू करते हैं कि चुनाव का खेल। और सबसे पहला, अभी आज एक अखबार वाले आए थे हमारे पास, उनको चाहिए था कि चुनाव तब और चुनाव अब। मुझे हंसी आई। हमने कहा दोनों के बीच में बहुत लंबा फासला है। हमने उनसे कह दिया कि हमने कहा कि आज मैं इस पर बोल रहा हूँ और आज शुरू कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, इसलिए कि लंबा जाएगा। अंतरिम सरकार बनती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और ये तय होता है कि लंदन की लेबर पार्टी ये तय कर लेती है कि अगर हम सत्ता में आए तो भारत की आज़ादी देंगे। लॉर्ड एटली उसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। चर्चिल हारते हैं, लेकिन बड़े नाम हैं। और माउंटबेटन भेजे जाते हैं हिंदुस्तान की पहली अंतरिम सरकार बनती है कि साहब हम 47 में आपको आज़ादी दे देंगे, लेकिन उसके पहले आप हमारी मदद करिए कि किस तरह से आज़ादी कैसे कैसे होगी। और सरकार बने तो पहली अंतरिम सरकार बनी 15 लोगों की मिनिस्ट्री में, मिनिस्टर को लेकर के, और जिसके पहले प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिलचस्प वाकया देखिए कि इसके बाद जो संविधान तय होना था, और उसमें कहा गया कि ये लोग तय करेंगे कि संविधान कैसे, हिंदुस्तान का संविधान क्या होगा। मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि 1917 से गांधी ने एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया था कांग्रेस के अंदर। इसके पहले तो लड़ रहे थे, और 1934 में वो वहाँ से कांग्रेस से हट गए। 17 साल तक कुल कांग्रेस के साथ रहे। ये घपला, ये हमारे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, इनको समझा दीजिए कि किस तरह से बात होती है, उसको सलीके से किया करें। उसके कई उदाहरण दूंगा। लेकिन कांग्रेस ने एक शर्त लगाई थी कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी मदद लेंगे, आपसे सलाह मशविरा करेंगे। और गांधी हाजिर रहते थे। गांधी कुछ मशविरा, कुछ सलाह अपने मन से भी दे देते थे, और जो जिसको कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती भी हुआ। उदाहरण के लिए 2 उदाहरण दूंगा आपको। पहली अंतरिम सरकार जब बनने लगी तो गांधी जी ने कहा था कि ये एक दलीय नहीं, बहुदलीय सरकार, बहुदलीय जनतंत्र होगा। एक दल के पार्टी का जनतंत्र नहीं होगा, जैसे कि कम्युनिस्टों में होता है कि वो आपस में ही कर लें। लेकिन यहाँ पर बहुदलीय, और उसकी पहली व्यवस्था के तहत 2 लोग जो गांधी के और कांग्रेस के, विशेष करके गांधी के और कांग्रेस के मूवमेंट के, यहाँ तक कि आज़ादी की लड़ाई के भी विरोधी रहे, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया गया। वो 2 नाम सुन लीजिए। एक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, जो बाद में जनसंघ बनाते हैं, हिंदू महासभा से थे, और दूसरे थे अंबेडकर साहब। मैं नहीं कहता कि इन लोगों को लेकर के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे क्या हुआ, वो इतिहास खुला पड़ा, उस पर आगे बहस करेंगे। इस तरह से अंतरिम सरकार बनी। इस बीच 1900 हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान की आज़ादी आई, वगैरह वगैरह, बंटवारा हुआ और नई सरकार बनी। नई सरकार बनी, उससे ये चुनाव का देखिए अब शुरुआत का ये बड़ा दिलचस्प हिस्सा है, जहाँ से हम एक टर्निंग पॉइंट खोज लेते हैं। 1948 में कांग्रेस के अंदर
का एक ग्रुप है। कांग्रेस के अंदर आज़ादी की लड़ाई में कई ग्रुप काम कर रहे थे। यहाँ दो चीज़ ख्याल रखिएगा कि कांग्रेस ने ही ये फैसला क्यों किया। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस कौन होती थी ये फैसला करने वाली कि बहुदलीय व्यवस्था होगी, कांग्रेस कौन फैसला करने वाली होती थी कि कौन होगा प्राइम मिनिस्टर, कौन होंगे मिनिस्टर, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? उन लोगों की औकात नहीं थी कि कांग्रेस के सामने खड़े होकर के कोई सवाल उठा लेते, क्योंकि ये जो दो अलग अलग ताकतें थीं दोनों ही कांग्रेस के विरोध में खड़ी थीं, आज़ादी के विरोध में खड़ी थीं, अंग्रेज़ों का साथ दे रही थीं। एक साम्यवादी थे, उनके कारण दूसरे थे। उनका कारण था कि हिटलर के खिलाफ रूस और इंग्लैंड एक हो चुके हैं, तो इनको भी हिंदुस्तान में उनके हिसाब से जाना था, तो ये अंग्रेज़ों के साथ हो गए। और दूसरा था जो शुरू से चाह रहे थे कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ बने रहें, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आजकल सरकार में है, ये भी थे। ये लोग सीधे बात नहीं कर सकते थे कि किस तरह से क्या हो, लेकिन ये देखिए दयानतदारी, कांग्रेस का लिबरल एटीट्यूड, कांग्रेस का समता मूलक समाज की सोच, उसने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान में बहुदलीय व्यवस्था होगी और सारे दलों को छूट होगी कि वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें। और इसके तहत दो लोगों को शामिल किया गया। एक अम्बेडकर साहब को कितनी ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया गया, कांग्रेस ने पहुंचाई। ये कोई एहसान की बात नहीं थी, पूना पैक्ट हुआ था, उसमें बातचीत हुई थी कि किस तरह से नीचे के तबके के लोगों को जिन्हें अछूत कहा जाता है उन्हें उठाया जाएगा वगैरह वगैरह। वो एक अलग की दास्तां है। हम केवल चुनाव पर यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक चुनाव हुआ साहब कि कांग्रेस से निकले एक समाजवादी धड़ा, 1948 के बाद की बात है, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव हैं। उत्तर प्रदेश से 13 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, इसलिए कि वो सोशलिस्ट पार्टी के थे। और उसमें एक नेता हैं आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको जानना चाहिए। आपका राष्ट्रीय हक होता है, आपके राष्ट्र का कर्तव्य होता है कि इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में कम से कम ये पीढ़ी जाने कि कौन थे, कौन और कहाँ तक चले हैं। शिक्षाविद थे, धर्म पर अच्छा उनकी पकड़ थी, समाज पर पकड़ थी, समाजवादी थे, शिक्षण संस्थाओं के, बड़े शिक्षण संस्थाओं की जिम्मेदारी उठा चुके थे, काशी विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहे वगैरह वगैरह। बहुत अच्छे राइटर थे, लेखक थे, वक्ता थे। उनका नाम है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस से अलग हट करके चुनाव लड़े और पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे दो चीज़ें। अव्वल तो सोशलिस्ट लोग कांग्रेस से बाहर न जाएं, ये सदस्य बने रहें, लेकिन आचार्य जी अड़े रहे कि नहीं, बाहर जाएंगे। दूसरा था, कांग्रेस को मनाना चाहते थे पंडित नेहरू कि कांग्रेस के लोग आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ उम्मीदवार न खड़ा करें। ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, सब कुछ रखा हुआ है। वजह को जानते थे कि कांग्रेस के अंदर जो दो ताकतें हैं, उस समय पंडित नेहरू एक ताकत की रहनुमाई कर रहे हैं जो समाजवादी है, और दूसरे ताकत की रहनुमाई वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं जो यथास्थितिवादी है। आप सब ये जानते हैं, बार बार अभी प्रचारित भी किया जा रहा है कि नेहरू का संगठन पे पकड़ नहीं था, पकड़ थी उनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। पंडित नेहरू की बात नहीं मानी गई। फैजाबाद से आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ, पंडित नेहरू के खिलाफ होने वाली यथास्थितिवादी सरकार के कांग्रेस के लोग एक उम्मीदवार खोज करके ले आए, बाबा राघव दास मराठी। बाबा राघव दास थे मराठी, लेकिन उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर के बड़ा काम किया था और उनको कहा जाता था, और वाकई बड़े ईमानदार आदमी थे वो, उनको कहा जाता था कि ये पूर्वांचल का गांधी है, पूर्वांचल का विनोबा भावे है। उनके खिलाफ यहाँ दो चीज़ें हुई। हार और जीत का फैसला आप जरा बड़ी बारीकी से के साथ समझिएगा। भरी सभा में उनसे पूछा गया आचार्य नरेंद्र देव से कि आप ईश्वर को मानते हैं? आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध थे, बौद्ध धर्म के एक तरह से कमाल के ज्ञाता हैं वो। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, मेरा यकीन नहीं है। एक दूसरी तरफ बाबा राघव दास सिंबल हो गए हिंदुइज्म के,
और यहाँ से कांग्रेस के अंदर की दूसरी स्थिति जिसको बोलते हैं कि राइट विंग की तरफ झुकाव बढ़ा और नेहरू कमज़ोर हो गए। आचार्य नरेंद्र देव चुनाव 1000 वोट से कुछ 1312 वोट से हारे थे, 1312 वोट से। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव इतिहास में जीत हुई, बाबा राघव दास मौजूदा स्थिति में तत्काल की स्थिति में जीते, लेकिन इतिहास जो दर्ज करता है वो जिंदा रहता है। आज तक आचार्य नरेंद्र देव जिंदा हैं केवल इसलिए कि अपने वसूल पर चले वो। और केवल आचार्य नरेंद्र देव नहीं, एक लंबी परंपरा है। डॉक्टर लोहिया से पूछा गया था तीन तलाक के सवाल पर, कन्नौज से जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वोट कम मिले, 500 वोट से जीते थे। तीसरा, मैं इनके नेता का नाम बता दे रहा हूँ जिनका नाम है उपाध्याय जी, जिनके नाम पे पार्टी एकात्म मानववाद चलाते हैं, जौनपुर से चुनाव लड़ रहे थे। और वहाँ जौनपुर में कुछ पंडितों का सम्मेलन बुलाया हुआ था और उसमें दीनदयाल उपाध्याय से कहा गया कि आप इसमें सदारत करिए, पंडित आपको वोट देंगे। दीनदयाल उपाध्याय बड़ी ईमानदारी से उन्होंने कह दिया था कि हम इस तरह के जातिवादी संस्कार में नहीं जाने वाले हैं, वोट के लिए हम किसी जात का दामन नहीं पकड़ेंगे। और वो हार गए। वो हार नहीं थी, वो अभी आज तक जिंदा हैं। दीनदयाल उपाध्याय जिंदा हैं, डॉक्टर लोहिया जिंदा हैं, आचार्य नरेंद्र देव जिंदा हैं, बाकी को इतिहास दफन कर देता है। तो ये वसूल की चीज़ होती है कि वसूल कहाँ तक चलता है, और वसूल को लेकर के जो लड़ाई चलेगी। और सबसे खुशनसीबी की बात यह है कि आज हम फिर उस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जब हम ये कह दें कि आज हम फिर वसूल की तरफ जा रहे हैं। आप ज़रा एक बार गौर करिएगा कि एक अकेली पार्टी है जो न आया राम न गया राम की तरफ देख रही है। अगर कहीं देख भी रही है, कहीं किसी ने गलती से प्रचारित भी किया है, तो कल कांग्रेस ने उसकी माफ़ी मांगा है कि हम इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। आज वसूल की बात नहीं हो रही है, आज वसूल की बात होनी चाहिए। और वसूल आज की तारीख में आपका वसूल क्या है ये तय कर लीजिए। और इन्हीं वसूलों को लेकर के अब राजनीति होनी है, ये पक्का हो चुका है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। शुक्रिया।